आज का युवा अगर ये समझ ले कि ज़िंदगी अगर एक स्टोरी है तो क्या वो खुद की स्टोरी का सुपर हीरो है या साइड कैरेक्टर है। अगर ये समझ ले कि खुद के फैसले खुद से लेने चाहिए या दूसरों की राय से, तो ही युवा सक्षम बन सकता है। और ऐसे में कई लोग सामने आते हैं युवाओं को जागरूक करने के लिए, इन चीज़ों के लिए कि अगर युवा सक्षम हो गया तो वो रीढ़ की हड्डी कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के, गांव के, मोहल्ले की ही नहीं बल्कि अपने नेशन की। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में ये जान लिया था कि युवा का सक्षम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में अगर युवा सक्षम हो जाएगा तो वो देश की तस्वीर और तकदीर किस प्रकार से पलट पाएगा। नाम है करण सिंह जी और फाउंडर चेयरमैन हैं अयन फाउंडेशन के। आने वाली 6 तारीख को बड़ा कार्यक्रम हिसार के HAU में करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी बातें जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने इस फाउंडेशन की शुरुआत की, कितने युवा जुड़ चुके हैं, उद्देश्य किस प्रकार का रहता है और आज के समय में जो समाज के सबसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मैं आने वाले समय में डिस्कस करने वाली हूँ, उनको लेकर इनकी क्या राय रहेगी। करण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। करण प्रताप सिंह जी, करण प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। धन्यवाद। नाम चाहे कुछ भी हो सर, लेकिन फेस की वजह से लोग आपको जानने लगे हैं। युवाओं में आपने बहुत अच्छी आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर ली है। धन्यवाद। श्रेय किसको देना चाहेंगे सर? देखिए, श्रेय निश्चित तौर पे उन माँ बाप का है जिन्होंने मुझे ये धरा पे लेकर के आए, मुझे ये दीन दुनिया में मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पैदा होना एक बड़ी बात नहीं है। पैदा होने के बाद अपनी जिम्मेवारियों का वहन करके अपने राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से आप खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने समाज के अंदर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, वो सारी बातें मेरे संस्कारों के माध्यम से आज आपको देखने को मिलती हैं। जी, तो सर आपने 18 साल की उम्र में यानी कि साल 2012 में इस फाउंडेशन की शुरुआत की थी। जी। आज ये फाउंडेशन नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक राज्य तक सीमित रही है, मैं कहूँगी कि पूरे भारत देश तक ये फाउंडेशन पहुँच चुकी है। जी। कितना मैं कहूँगी कि हर्डल से भरा हुआ ये रास्ता रहा, कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अयन फाउंडेशन की जो शुरुआत थी वो हमने एक नशे के खिलाफ करी थी, क्योंकि 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो मेरे पिताजी आदरणीय बेदी जी 2007-8 में शाहबाद कंस्टिट्यूंसी में चुनाव की तैयारी में लग गए थे। और तब से जब हमें भी काम करने का मौका मिला तो हम किसी एक गांव में गए और 2012 की बात है, तो वहाँ पे जब हमने निवेदन किया किसी से, परिवार में जा कर के महिला से, तो उस महिला ने बड़ी झकझोर देने वाली स्टोरी अपनी बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 एकड़ ज़मीन है और मेरे परिवार में खेती करने वाला कोई मर्द नहीं बचा और उसका कारण सिर्फ नशा है। तब हमें लगा कि ये समस्या इतनी गंभीर समस्या है कि आज ये एक परिवार तक की समस्या नहीं है, तो निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में पूरे देश को हिला देने वाली समस्या है। तो उसके ऊपर हमने उसी टाइम एक्शन लिया और अयन फाउंडेशन को हमने नाम दिया एसोसिएशन ऑफ यूथ अगेंस्ट नारकोटिक, AYAN। और उसके बाद हमने जब जैसे समाज में काम करना शुरू किया तो हमने 4 जून 2015 को, क्योंकि 2014 में अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी और उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हमने ज्ञापन दिया 4 जून 2015 को, और उसमें 14 सूत्रीय मांग मैंने लिख करके दी थी। और 14 सूत्रीय मांग नंबर 1 पे थी कि हरियाणा में जो STF है उसको फ्री हैंड किया जाए, ताकि उसको रेड मारने से पहले परमिशन ना लेनी पड़े। क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो जब परमिशन लेने का टाइम और रेड मारने का टाइम होता था, उसमें कहीं ना कहीं जो पेडलर्स थे वो अपना काम करके वो भाग जाते थे। एग्जैक्टली। तो सरकार ने उस आइडिया को ऑन किया, इम्प्लीमेंट किया, और उस इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट आज ये है कि तब से लेकर के आज टिल टाइम तक 5500 करोड़ से ज़्यादा का पब्लिक डोमिनियन की मैं बात करता हूँ, वो हमने ड्रग पेडलर्स का कारोबार डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रही कि निश्चित तौर पे समाज को तोड़ने वाली जो बातें हैं उनके ऊपर तुरंत प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। राइट जी। बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि नशे को मात देने के लिए आपने किस प्रकार से स्टेप्स उठाए हैं। और एक छोटी सी उम्र में देखिए 20 साल के बच्चे को शायद ये पता भी नहीं होता कि उसको आने वाले फ्यूचर में क्या करना है। और सर ने जान लिया था कि जिस प्रकार से युवा पीढ़ी आज नशे की लत से पूरे तरीके से उसकी शिकारी बन चुकी है, यही कहूँगी मैं, शिकार बन चुकी है, उसके ऊपर काबू किस प्रकार से पाना चाहिए। सर, नशे को लेकर तो हर कोई खुलकर बात करता है, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू
जो एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने तो समर्थन दिया है कि आप खुलेआम कुछ भी कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ LGBTQ की, इसको लेकर आपकी सोच क्या कहती है सर? देखिए, नशे के ऊपर जब बात आती है, नशे के ऊपर बात में, नशे के ऊपर हमने जब ये कार्रवाई करवाई, उसके तुरंत बाद हमने समाज में और भी बहुत सी चीज़ों को ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के साथ साथ हमने देखा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो युवाओं को कहीं ना कहीं बाधित कर रही है कि राष्ट्र के हित में खड़े होने से। और मेन बात मैं बताता हूँ कि हमारे देश का युवा एक तबका नशे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। आज की डेट में भी एक युवा विदेश में जाने वाली होड़ में शामिल हो चुका है, और डंकी रूट, क्योंकि देखिए वो युवा मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो डंकी रूट से जाने वाला युवा जो है ना, वो युवा है जो अच्छे परिवारों से बिलोंगिंग तो है ही, साथ ही साथ वो IELTS क्लियर नहीं कर पाया। अगर वो IELTS में बैंड लेता तो क्या उसको डंकी रूट से जाने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब वो योग्य युवा नहीं रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने योग्यता के आधार पे बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया। तो ये युवा वही युवा है जो पूर्व की कांग्रेस की सरकार में पैसे दे करके नौकरी लेना चाहता था, मगर आज उसके कहीं ना कहीं पैर नहीं पसर रहे क्योंकि सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। तो वो युवा डंकी रूट से जा रहा है। तो निश्चित तौर पे देश का, राष्ट्र का आप देखेंगे कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि युवा राष्ट्र की धरोहर है। बच्चे के पैदा होने से लेकर के तो उसकी जवानी, नुकसान क्या मैं बता LGBTQ रहा हूँ। कम्युनिटी को लेकर नहीं होना सर? क्या उसकी वजह से लोगों के ऊपर गलत इफेक्ट नहीं LGBTQ पड़ता? जैसे लड़के का लड़के के साथ चक्कर, गे, लड़की का लड़की के साथ मैं लेस्बियन। मैं उसके बाद उस विषय पे भी आता हूँ। जी। मैं दूसरी बात में बताता हूँ कि जो युवा नशे की लत में पड़ता है वो राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान करता है। आप सोचिए, उसको फैक्चुअल देखिए। जो युवा बाहर जा रहा है वो उसका फैक्ट्स देखिए। बच्चे के पैदा होने से लेकर के उसके बड़े होने तक करोड़ों रुपए सरकार खर्चा करती है जी। और बिलो पॉवर्टी लाइन युवा जो उसकी बात करें तो उसका तो और भी ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन जब वो एकाएक एकदम से उसके दिमाग में सोच बनती है कि पड़ोसी का बच्चा बाहर पहुंच गया, उसके घर पटाखे फूट गए, मुझे चाहे डंकी रूट से क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा, मेरे घर में पटाखे फूटने चाहिए। बाहर जाके नौकरी क्या करता है? आप देखिए अमाउंट कितना खर्चा करता है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए खर्च करके। और वो युवा वो कर सकता है जो परिवार से सक्षम है। बिल्कुल। यूथ इज द बैकबोन ऑफ द नेशन की बात हर कोई करता है, मगर मैं बात करता हूँ सक्षम युवा की। सक्षम युवा वो जो अच्छे परिवार से बिलोंगिंग है, सक्षम युवा वो जो अच्छी पॉकेट मनी रखता है, सक्षम युवा वो जो अच्छे स्कूलों से पास आउट है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, और सक्षम युवा वो जो अच्छे कारोबार करके बैठा है। मगर अगर वो देश हित में नहीं सोचेगा तो निश्चित तौर पे जो युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत आज है वो विद इन 10 ईयर्स वो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी देश की कमजोरी बन करके उभरेगा। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी पत्रकार हमारे साहिबान के माध्यम से मैं अपील करता हूँ युवाओं से, खास करके आप अपनी शक्ति को, अपने ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को राष्ट्र के हित में लेकर के कहीं ना कहीं लेकर के आए। मतलब बच्चों को ही नहीं बल्कि युवाओं को ये समझ लेना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता, सुकून होता है। बिल्कुल। सुकून अगर लाइफ के अंदर है तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कितना, आज आपने देखा भी होगा सर, एक इंसिडेंस में मेरे सामने आया था कि दिन में 4-5 लाख रुपए का नशा करता है, 2 नंबर के धंधे भी रहते हैं, और दादा लाई प्रॉपर्टी है, बढ़िया तरीके से उसका धंधा चल रहा है साइड बाय साइड, और दिन के मतलब 3-3 4-4 लाख रुपए के नशे करना आजकल मतलब छोटी बात नहीं रही है ये। और आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नशे का जो लेवल है वो युवाओं में कहाँ तक जा चुका है। देखिए, बात अगर इसकी रिसर्च तो हमने बहुत डीपली कर रखी है, इसकी कुछ डिस्कशन करने के टॉपिक्स नहीं है, मगर वो बड़ी गंभीरता से लेने के विषय है। जैसे आपने भी बात करी कि 4-5 लाख का एक दिन में नशा कर लेता युवा, अच्छे परिवार से, सेटल्ड फैमिली से, सिर्फ एक लड़का। दूसरी बात करता हूँ, अभी कैथल की घटना आई थी, 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को मार दिया और अपने मामा को फ़ोन करके कहता है कि मामा तेरी बहन मार दी, इसकी लाश ले जाकर। दूसरी घटना बताता हूँ, 13 साल का बच्चा, फरीदाबाद की घटना संज्ञान में डालता हूँ आपके, कि 13 साल का बच्चा अपने बाप को रात को सोए पड़े को जिंदा सिर्फ इस बात पे जला देता है क्योंकि शाम ने उसको टोक दिया था उसके फादर ने कि भाई तेरे यूनिट टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तू थोड़ा सा पढ़ लिया कर। रात को पेट्रोल छिड़क के अपने बाप को जिंदा जला देता बच्चा। ये संकीर्णता, ये सोच का निचला स्तर किस कारण से? कहीं ना कहीं हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है, हमने अपने इतिहास को छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ, मंच के माध्यम से भी कहता हूँ कि जो लोग अपने इतिहास का आदर नहीं करते, सत्कार नहीं करते, उन्हें भविष्य तो क्या वर्तमान भी मार्ग नहीं देता। सर, एक मूवी आई है, आपने शायद उसके बारे में, फूले के बारे में सुना होगा। अब आपने इतिहास के बारे में बात की है, ऐतिहासिक मूवी तो वो भी है, उसमें जिस प्रकार से जिस सोच को बढ़ावा देने की बात कही गई, किस प्रकार से
किन के साथ कैसा किया जाता था। हालांकि मैं भी हिचकिचा रही हूँ इस बात को पूरे तरीके से खुलकर अपने चैनल पर बोलने के लिए। क्या आपको लगता नहीं है कि जो जो मूवीज़ आ रही हैं उनके साथ इतना ज़्यादा छेड़खानी की जा रही है कि इतिहास को बदलने तक की बात आ जाती है उसके अंदर। एक फूले मूवी आई, उसको लॉन्च होने से पहले इतनी बार तो रोका गया, 11-12 सीन नहीं बल्कि पता नहीं कितने सीन्स उसके अंदर कटवाए गए। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? क्या इतिहास से रूबरू नहीं होना चाहिए युवा को? क्या जो इतिहास हमारा, क्या वो समाज का आईना नहीं बनना चाहिए अगेन? देखिए, बिल्कुल इतिहास से रूबरू होना चाहिए। जब इतिहास की आप बात करते हैं तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बात भी हमें करनी चाहिए, बिल्कुल। जहाँ पे लिटरेचर को जलाया गया है मुगल आक्रांताओं के द्वारा। और वो लिटरेचर इतने दिनों तक, 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक वो लिटरेचर जलता रहता था। और दूसरी बात, उन यूनिवर्सिटीज़ के, उन विश्वविद्यालयों के जो गेट कीपर भी होते थे, वो भी 16-16 भाषाएं जानते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो वहाँ के प्रोफेसर्स और उनके वहाँ के लेक्चरर किस नॉलेज के होंगे। बिल्कुल। ये इतिहास भी हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। हमें इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है कि कश्मीर में किस प्रकार से अपने जो कश्मीरी हिंदुओं के पर अत्याचार हुए वो भी पढ़ाने की ज़रूरत थी। हमें द केरल स्टोरी के माध्यम से पढ़ाने की ज़रूरत थी। हमें शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज की स्टोरी पढ़ाने की भी ज़रूरत थी। हर एक स्टोरी को पढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक तोड़ मरोड़ने की बात है, वो मेरे मामला संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं इतना अभी टाइम थोड़ा सा सोशल मीडिया को और 3 घंटे की मूवी को 2.5 घंटे में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं नहीं देख पाता हूँ, काटे हुए मैं हैं। देख नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि लगातार फील्ड में हूँ, सक्षम युवा देश की रीढ़ जो कार्यक्रम लेकर के चला था, आज ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। राइट। और निश्चित तौर पे आप भी इस मुहिम में जुड़ें और जुड़ करके युवाओं को, जो इतिहास की आपने बात करी, मैं डैम श्योर हूँ कि जब इतिहास के ऊपर हमारी पकड़ होगी तो निश्चित तौर पर हमारी बिल्डिंग जो है, नींव, इतिहास हमारी नींव है, उसके ऊपर हमारी बिल्डिंग निश्चित तौर पर मजबूती से खड़ी हो पाएगी। जी सर, इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने एक बात का बहुत ही पुरजोर विरोध, तो नहीं कहूँगी कि उसका समर्थन ही किया है पुरजोर, और वो है सॉन्ग्स को लेकर। आपने कहा कि बढ़िया किया कि गवर्नमेंट ने जो सॉन्ग्स हैं, जो वेपन कल्चर को बढ़ावा देने पर बने हुए थे, नशे को बढ़ावा देने पर बने हुए थे, उनको बैन कर दिया गया। एक तो मुझे नज़र आती है उसमें पार्शलिटी, जैसा कि लोगों का बोलना है। लोगों का तो ये भी कहना है कि इतने सारे सॉन्ग्स जो भरे हुए तो सिर्फ और सिर्फ 10 सॉन्ग्स को ही क्यों डिलीट किया गया। और इसके साथ ही लोग जो आजकल एक चीज़ को बड़ा वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, देखिए हम लोग इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते। आज का जो समय वो सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रैप को क्यों बंद किया है, ये रेप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप एक बात बताइए, क्या वो गाने, गन कल्चर को गाने प्रमोट करने वाले जो गाने हैं, अश्लीलता परोसने वाले गाने हैं, आप बताइए क्या वो उनके ऊपर कैंची नहीं चलनी चाहिए? कैंची तो जो पुराने हमारे गाने हुआ करते थे उनके ऊपर भी चलनी चाहिए। ऑफ कोर्स चलनी चाहिए ना। बिल्कुल चलनी चाहिए। सरकार ने वो कैंची चलाने का काम किया है। आप उस बात में ना जाइए कि एक व्यक्ति को टारगेट किया गया। मैं बिल्कुल इस बात को निराधार साबित हम कर सकते हैं, क्योंकि इस बात का आधार बनता ही नहीं है। क्योंकि गन कल्चर को प्रमोट करने वाले, अश्लीलता को प्रमोट करने वाले जो गाने हैं, उनको समाज में स्वीकार्यता किसी को भी नहीं देनी चाहिए। कर्ण प्रताप सिंह का अकेले का फर्ज नहीं है। कर्ण प्रताप सिंह ही था जो 2019 में इस ज्ञापन को लेकर के मनोहर लाल जी को मिला था। पर कर्ण प्रताप दूसरी जी, बात, हमने बात की जी कि राज्य पुरस्कार से जो अच्छे गाने गाने वाले कलाकार हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, ताकि वो लोग समाज में अच्छे गाने लेकर के आए। और गन कल्चर की बात जो है, मेरे बहुत से कलाकारों से बात भी हुई है, पर्सनली बात हुई है, फ़ोन पे भी हुई है, मिल के भी हुई है। मैंने उनसे निवेदन भी किया है, और निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में वो रिजल्ट्स, सरकार भी लगी हुई इस बात पे, और मेरे जैसे युवा बहुत से लगे होंगे। जरूरी नहीं कि कर्ण प्रताप सिंह इस मुहिम में अकेला है, बहुत से युवा साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी लगे हैं अपने अपने माध्यम से। और निश्चित तौर पे मैडम, आप देखिए आने वाले समय में आज जो ये बात है, वो कहते हैं ना कि हमारे समाज में जो नीम का पत्ता जो कड़वा, उसकी संज्ञा, ये नीम के कड़वे पत्ते की तरह सरकार काम करती है भारतीय जनता पार्टी। एक टाइम पे आपको कड़वा जरूर लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट जो है इसके फ्रूटफुल रहते हैं। और निश्चित तौर पे देश के अंदर आज राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ श्रीलंका, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी जगह आप देखेंगे कि आज भारत को तोड़ने मरोड़ने की बहुत साजिशें चल रही हैं। पाकिस्तान से हमने 4 लड़ाइयाँ जीती। गन कल्चर के गाने की बात करता हूँ, पाकिस्तान से हमने 4 लड़ाई जीती, 1948, 1965, 1971 और 1999 कारगिल का युद्ध। इन चारों लड़ाइयों में पाकिस्तान को हमने बुरी तरीके से हराया। और पाकिस्तान को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि हम भारत को नेक टू नेक कभी नहीं हरा पाएंगे। तो पाकिस्तान ने योजना बनाई, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग हर एक देश में होता है, तो वहाँ के बुद्धिजीवी ने योजना बनाई कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? युवा। अगर हम भारत के युवाओं को शत विशत कर दें तो निश्चित तौर पे भारत पे हम अटैक कर सकते हैं। तो आज उन्होंने पंजाब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया,
आज से 25 साल पहले पंजाबी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखिए, चांदी की डब्बी में अफीम, गन कल्चर, अश्लीलता, दारू की बोतलें सरेआम दिखाई जाती है। रूल रेगुलेशन के नाम की कोई चीज़ नहीं होती गाना में। कोई हेलमेट लेकर के बाइक नहीं चलाता, बिना कोई सीट बेल्ट के गाड़ी में नहीं बैठ, इस प्रकार से उनको प्रमोशन दी गई। तो आज आप देखिए उसका रिजल्ट क्या आया कि 25 साल पहले जो पंजाब का युवा था वो क्या करता था, किसानी खेती करता था, बॉर्डर पे तैनात होता था, लेकिन आज वो युवा इंजेक्शन ले रहा है, विदेशों की तरफ भाग रहा है। वो उस फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत आज वही एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पंजाब से होते हुए हरियाणा से दिल्ली जाने का रास्ता क्या था, हरियाणा बहुत बड़ी दीवार थी। और आज वही एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश के माध्यम से ही ये चीज़ हो रही थी कि हरियाणा में भी इस प्रकार के गानों को प्रमोट किया जा रहा था। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपने हरियाणवी कलाकारों का, जिन्होंने आज से 10 साल पहले, मैडम आप भली भांति परिचित होंगी कि 10 साल पहले तक हम, मेरे पिताजी ने भी विधानसभा में ये बात रखी थी कि हमारे कलाकारों के देन है कि हम हरियाणवी गानों पे नाच पाते हैं डीजे पे आज। बिल्कुल। तो हमें तो उनका शुक्रगुजार सर, होना एक- चाहिए। एक- एक मगर समय- मगर गन कल्चर को भी कहीं ना कहीं हमें आज समाज में स्वीकार्यता ना देने की जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जहां आपने वो बात गे वाली बात पूछी थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जैसा देश, वेस्टर्न कल्चर, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही क्या पारित किया कि कोई तीसरा जेंडर नहीं है, नहीं। देयर इज ओनली मेल एंड फीमेल, इधर मेल इधर फीमेल। भारत की संस्कृति में, भारत की धरोहर में, आप इतिहास में जाकर के देखेंगे इस प्रकार का कोई चलन नहीं था। ये सारा वेस्टर्न कल्चर है। कहीं ना कहीं ये समाज को के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर देखिए, कोई गलत और सही हम नहीं कर पाएंगे, एक अकेला आदमी निर्धारित नहीं कर पाता। ये समाज के अंदर जो कानून है, बाबा साहब का जो बनाया वो कानून है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्कुल है। उनके ऊपर चलने की ज़रूरत है, उनको स्वीकारता देने की ज़रूरत है। क्योंकि उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से वो बना था, लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ और हो रही हैं, इसलिए अमेंडमेंट हो रहे हैं कानूनों में, चाहे वक्फ बिल की बात है, चाहे किसी और बिल की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें अपने इतिहास के ऊपर पकड़ बनाने की ज़रूरत है। जी। और इसके साथ ही मतलब बहुत सारे सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे सोशल मीडिया के आज के समय में अगर हम लोग सुबह उठते भी हैं तो पहले परमात्मा का नाम लिया करते थे, और सोशल आजकल मीडिया हम लोग सोशल मीडिया खोल के ही देखने लग जाते हैं, कोई ठुमक रहा है, कोई कुछ मैंने- कर रहा है, कोई मैंने दो भी- बीवियाँ मैंने भी बना बात रहा बताई है। ना मैडम कि उस टाइम की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हैं। लेकिन आज परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से कल्चर हमारा चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से हम लोग अपने हिस्ट्री को, अपनी जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से हमने अपने आप को एक ऐसे कल्चर में डाल दिया कि जिस कल्चर का हमारे समाज में कोई स्वीकार्यता थी नहीं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देर आए दुरुस्त आए तो सही, सरकार ने ठीक टाइम पे आज वो फैसले लेने का काम किया है। और निश्चित तौर पे आज देखेंगे कि ये जो सोशल मीडिया वाला जो है उसका इस्तेमाल भी देखिए, समाज के अंदर आप क्या मानते हैं कि माँ और बाप एक ऐसी कड़ी है जो बच्चों को जो चाहे वो संस्कार डाल सकते हैं। आज एकाकी फैमिली, एकल फैमिली बहुत बड़ा इसमें रोल अदा कर रही है। संयुक्त परिवारों से हम लोग छूट चुके हैं, दूर हो चुके हैं। आज समाज के अंदर आप देखें शहरीकरण हो रहा है, गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। वो किस कारण से कर रहे हैं? वो उन सारी विषयों के ऊपर सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, समाज को भी सोचने की ज़रूरत है, और मिलजुल करके, एकजुट होकर के हमें इसके ऊपर प्रहार करने की ज़रूरत है। और आज सक्षम युवा देश की रीढ़ जो कार्यक्रम है मैडम, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने बात रखी कि एक तबका युवाओं का नशे की तरफ है, एक तबका विदेशों में जा रहा है, एक तबका जो देश में रह रहा है। जो कंटेंट वाली बात अभी आप कह रही थी कि सुबह सुबह हमें सोशल मीडिया पे बहुत सा मिलता है, वो कंटेंट की बम्बार्डमेंट इतनी हो चुकी है हमारे दिमाग पे कि हमें फुर्सत ही नहीं कि हम अपने बारे में कुछ सोच लें। आज आप किसी MBA कॉलेज के अंदर जाकर के पूछें, BA जो बच्चा कर रहा है, MA जो कर रहा है, उस क्लास को आप जाकर के एड्रेस करिए, पूछिए कि आपने क्लास में इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रखा है, क्या आपका पर्पज़ है? राइट। 99% बच्चे फेल होंगे। वही बात है ना सर, क्योंकि खुद की उनको पता राय ही की नहीं, बजाय निर्धारित ही नहीं, लोगों की राय पर बिलीव ज़्यादा कर लेते हैं, बिलीव कर रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी 11 साल हुए, मौका मिला है, लेकिन फिर भी हमने बहुत लेवल पर जाकर के उसको कंट्रोल किया है। राइट। आप देखेंगे अयन फाउंडेशन कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी की फोटो मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 के धर्म सम्मेलन में शिकागो में कहा कि आप सभी के खून का रंग, हम सबके खून का रंग एक है, वो रंग है लाल। तो ये सीमाएं जो हैं, ये जो हमने कल्चर एक्टिविटी जो है वो अपने मन से निर्धारित करके है कि ये मेरा कल्चर है, ये आपका कल्चर है, नहीं। राइट। हम सबकी सोच समाज की देखिए, जो व्यक्ति है वो
एट लास्ट क्या है, इंसान है। अगर हम इंसान के तौर पे सोचेंगे तो निश्चित तौर पे समाज के लिए बहुत कुछ करने का हम काम कर सकते हैं। राइट। जानवरों से बढ़ कर के हम सिर्फ बुद्धि के मामले में, अगर हम इसका इस्तेमाल अब भी नहीं कर पाए तो हमारे और जानवर में कम क्या कसर। बिल्कुल नहीं, वैसे कसर तो नहीं रही है सर। जो वो भी आदमी, सारा जो दिन बच्चा, पड़े रहते हैं, जो बच्चे बच्चा, भी पड़े रहते हैं, जो मोबाइल बच्चा, देखते हैं। जो जी। बच्चा, जो युवा अपने जीवन का डिसीजन नहीं ले पाता कि मुझे करना क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ। आज मेरे पिताजी मंत्री हैं, मैं चाहता तो कारोबार की तरफ ध्यान दे सकता था, मैं चाहता तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, बिल्कुल। जो पूर्व में सरकार में आपने देखे होंगे कल्चर। लेकिन आज कर्ण प्रताप सिंह फील्ड में सड़कों पे इसीलिए है क्योंकि इस अभियान की ज़रूरत बड़ी गंभीरता से लेने की है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हमने इस पर प्रहार नहीं किया, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। तो सर कहाँ कहाँ पर अभी तक ये प्रोग्राम आप करवा चुके हैं और कहाँ कहाँ पर अभी करवाने वाले हैं, और हिसार को ही आपने क्यों चुना है? देखिए, हिसार मेरी जन्मस्थली है। ओह अमेजिंग। जी, माता जी हिसार से हैं और मेरी जन्मस्थली है। और मेरी स्कूलिंग भी स्टार्टिंग फेज़ की मेरी यहीं रही है, नर्सरी से लेकर के मैं 7th 8th तक यहीं पढ़ा हूँ। तो हिसार से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं यहाँ का युवा मोर्चा का प्रभारी भी रहा हूँ एक लंबे अरसे से। और अभी हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 25 फरवरी को हमारा फाउंडेशन डे होता है, फाउंडेशन का। जी जी। इसकी हमने शुरुआत की है, तब से लेकर के हमने अभी तक ये चौथी यूनिवर्सिटी HAU जिसमें मैं कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और कॉलेज तो अनगिनत हो चुके हैं। तो ये हमारा टारगेट है कि हरियाणा के युवाओं को यहाँ हमने एड्रेस करना है, उनकी जिम्मेवारियों को बताना है कि आप राष्ट्र की धरोहर हैं, आप राष्ट्र के हित में खड़े हुए। तो इस बात को लेकर के हम जा रहे हैं जी। तो सर वैसे तो प्रोफेशनली आप क्रिकेटर भी हुआ करते थे, नेशनल तक आप खेल चुके थे। जी। तो आगे मन नहीं था इंटरनेशनल खेलने का? और डेस्टिनी मतलब कुछ और भी लेकर आप जा सकती थी? बिल्कुल मैडम, डेस्टिनी लाइफ में किसी की क्या है वो आपको नहीं पता, वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा ने जो मेरी डेस्टिनी चुनी वो समाज के अंदर, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि परिवार में भी मुझे ये ऐसे संस्कार मिले कि समाज के लिए हमें निश्चित तौर पे बहुत कुछ करने की आज ज़रूरत है। जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगी कि ये जो आप कार्यक्रम हरियाणा में कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरे नेशन वाइड चंडीगढ़ में भी करेंगे, चंडीगढ़ में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आपके चैनल के माध्यम से आप उसको दिखाएं। जी जी बिल्कुल, हम लोग दिखाएंगे सर। और जो मैसेज आई थिंक हमें कन्वे करना चाहिए था, युवाओं को जितना ज़्यादा जागरूक करना चाहिए था। 6 तारीख को इम्पोर्टेंट मैसेज, 6 मई को सुबह 10 बजे HAU में आप सभी पत्रकार बंधु और आपके जितने श्रोता हैं वो सभी सादर आमंत्रित हैं। आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और बहुत अच्छे गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे। और कार्यक्रम की जो मैंने बताई वो युवाओं को लेकर के हमारा टारगेट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे कर्ण प्रताप सिंह जी, जिन्होंने, मैंने पहले भी आपको बताया कि 18 साल की उम्र के अंदर इनको पता चल गया था कि युवाओं को आज के समय में जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर युवा सक्षम होगा तो ही रीढ़ की हड्डी बन पाएगा, और रीढ़ की हड्डी वही होती है जिसके बिना हम हमारे शरीर को बैलेंस नहीं कर सकते। और अगर युवा रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं तो नो डाउट एक नेशन का जो विकासशील देश है वो विकसित देश बन जाएगा। तो इसीलिए युवाओं को जागरूक करने के लिए निकले हैं, और आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। गवर्नमेंट के संज्ञान में भी लेकर आते हैं, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी कहते हैं। हमारा पहला फेज़ था, सरकार के संज्ञान में काफ़ी ज्ञापन मैंने दिए और उन ज्ञापनों पे हमने कानून बनवाए जी। दूसरा फेज़ हमारा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जाकर के बच्चों से इंटरेक्ट करें। तीसरा फेज़ है कि बड़े गांव हरियाणा के उनको टारगेट करेंगे, जहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जाएंगे, ताकि बच्चा भारत के साधन संसाधनों का इस्तेमाल करके भारत की धरा पे ही अपना कारोबार जमाए, ना कि विदेशों में जाए। तो ये बड़ा हमारा टारगेट है, वो लंबे टाइम तक ही चलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा टारगेट है सर। और मैं तो चाहूँगी कि जल्द से जल्द आप इसके अंदर कामयाब हो। और आज आपका हज़ारों का काफिला है, ये लाखों का ऐसा कार्यक्रम है जो उस पर इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर पे उस पर रिजल्ट आते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट। राइट। तो कितने लोग अभी तक नशे से दूर हो चुके होंगे सर? ये हमने कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं डिसाइड किया था कि हमने इतने लोग दूर करने हैं। हमने एक मैसेज लेकर के गए, और जिस चीज़ के ऊपर चोट करने की बात, देखिए बहुत से NGOs हैं जो नशे के ऊपर कारोबार काम कर रही होगी, बहुत से NGO ने नशा मुक्ति केंद्र चला रहे होंगे, मगर हमने अपने आप में एक इकलौता ऐसा ज्ञापन दिया जिस पे हमने जड़ पे प्रहार करवाया सरकार से कि STF को फ्री हैंड करो,
Right. कि आप ड्रग पेडलर्स को, आप ड्रग खरीदने वाले के ऊपर कार्रवाई कर रही थी सरकारें, लेकिन हमने ड्रग पेडलर के ऊपर कार्रवाई करवाई, राइट, जिसका जो नशा रिजल्ट बेचते रहा, हैं। जिसका रिजल्ट आया कि 5500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हमने डिस्ट्रॉय करवाया। राइट, सेकेंडली हमने ज्ञापन दिया 2019 में कि जो डंकी अपने जो गन कल्चर के गाने हैं उनके ऊपर कैंची चलाया जाए। साथ में मैंने लिख के दिया था कि हरियाणा में जो अच्छे कलाकार हैं उनको राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। वो भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, कैंची तो चल चुकी है। Right. तीसरा हमने 2022 में ज्ञापन दिया था कि डंकी रूट के ऊपर जा रहे जो भेजने वाले लोग हैं, जाने वाला तो जाएगा, इच्छा शक्ति किसी की आप बांध नहीं सकते, क्योंकि अब सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए डंकी रूट को पे जाने वाले जो युवा थे, उनको भेजने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर हमने कड़ा कानून बनवाया। और आप देखिए निश्चित तौर पे आगे कितनी गिरफ्तारी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अभी हमने हाल फिलहाल में जो विदेशों में हमारे युवा रह रहे हैं उनके ऊपर, चाहे हम किसी भी तरह की उनके ऊपर एक्शन होता था, किसी प्रकार की कार्रवाई होती थी, उसके ऊपर हमने संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में डाला है और उनकी भी हमने सुरक्षित करवाने का काम किया है। तो ये तो अयन फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा वास्ट विजन है, जिसमें उस टारगेट है कि युवा, खास करके सक्षम युवा। जी, बहुत बड़ी और बहुत ही उम्दा सोच के साथ आप निकले हैं, और मैं उम्मीद करूंगी और भगवान से यही विनती करूंगी कि आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी आपका विचार है, ये युवा जन जन तक पहुंचे। और कर्ण प्रताप सिंह की इकलौती की मांग नहीं है, सर्व समाज की मांग हम लेकर बिल्कुल के चल रहे हैं। सर। जी, इस पे काम होना ही चाहिए, इस पे प्रहार होना ही चाहिए। जी, जी सर, निश्चित तौर पे सरकार नहीं, समाज को भी प्रहार करना बिल्कुल पड़ेगा। सही बात है सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो वही बात है कि युवा को भी ये जान लेना चाहिए कि वो समाज की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी उम्मीद पर। तो वही बात है कि युवा की सोच के अंदर बदलाव आ सकता है। और वही बात है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। और उसी आधार पे अगर कोई बच्चा इन छोटी सी चार वर्ड्स का मतलब अगर समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में मैं कभी भी कामयाब होने से पीछे हट पाएगा। हमने भी जो सारी चीज़ें हम लेकर के चल रहे हैं, वो सारा का सारा एजेंडा संघ से हमने सीखा है। जी। आरएसएस का मैं छात्र संघ में मैं रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। जी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में स्लोगन है ज्ञानशील एकता, नॉलेज, करैक्टर, यूनिटी। यूनिटी। इन सभी बातों को लेकर के हम चल रहे हैं कि हम सबके खून का रंग लाल है। राइट। हमारा करैक्टर किस प्रकार का होना चाहिए और हमारी नॉलेज जो है उस पर विश्व पे प्रकट होनी चाहिए। जी। जी, चलिए, संघ की देन है जो हम आगे लेकर के चल रहे हैं। जी, कर्ण प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाकी इंटरव्यू देखने के बाद आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो करता है सच्चाई की बात। और मैं सौम्या माथुर आप सभी से लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।